आओ स्टार्ट करते हैं। ये भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन ही जाएगा, ठीक है। और सबसे पहला क्वेश्चन है 2024 में 1 अप्रैल को कहता है निधि ने बिजनेस स्टार्ट करा है, कैश और चेक 1 लाख और 5 लाख। तो सबसे पहले हमारे पास कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट, और चेक यानी कि बैंक अकाउंट आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट। निधि कैपिटल अकाउंट, आप चाहो तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो क्योंकि एक ही पार्टनर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो जो पार्टनर है उसका नाम, मतलब जो ओनर है, मालिक है, उसका नाम भी लिख सकते हो। बाकी 1 लाख कैश लाइए, 5 लाख बैंक लाइए, टोटल 6 लाख रुपए पैसा लिया है। नरेशन में आप लिख दोगे कैपिटल इंट्रोड्यूस थ्रू कैश एंड बैंक। इसके बाद 1 अप्रैल की एंट्री है, गुड्स खरीद लिए हमने कैश में 25,000 रुपए के। 1 अप्रैल को एंट्री हो रही है, गुड्स जब खरीदते हैं तो क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। उसके बाद 25,000 रुपये लिख देंगे और 25,000 रुपये लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे गुड्स परचेज इन कैश। इसके बाद 2 अप्रैल की एंट्री करेंगे। कहता है हमने गुड्स खरीदे हैं 2 लाख रुपए के, जिसमें हम 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, और 10% ट्रेड डिस्काउंट ले रहे हैं प्रभात इलेक्ट्रिकल कंपनी से। और इस टर्म पे की पेमेंट अगर हम 10 दिन में दे देंगे तो हमें कैश डिस्काउंट मिल जाएगा 5%, एंड ऑन पेमेंट रिसीव्ड विद इन नेक्स्ट 20 डेज तो कैश डिस्काउंट हमारा 2% अलाउड हो जाएगा। यानी कि अगर हम 10 दिन में पेमेंट कर देते हैं तो हम 5% कैश डिस्काउंट ले लेंगे, और अगर हम 20 दिन में पेमेंट करते हैं तो हमें 2% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। और कोई इसमें कहानी कहीं नहीं। जैसे ये बात कही हो तो आप देखो प्रभात लिमिटेड है, प्रभात लिमिटेड की कहीं और कोई बात हो रही है तो आप उस पर फोकस करो, और आज क्या डेट है इस पर फोकस करो। क्या डेट है? 2 अप्रैल, 2 अप्रैल है। अब ये कैश डिस्काउंट है, यानी कि जब आप पेमेंट करोगे तब आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ना कि आप 20 दिन के बाद 22वें दिन में पेमेंट करो तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा तब, क्योंकि 10 दिन में और 20 दिन में डिस्काउंट है। अगर 22वें दिन कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आज उस हिसाब से क्या मानो कि ये कैश डिस्काउंट 5% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, और 0% भी हो सकता है। ये तो डिपेंड जब करेगा ना, जब मैं इसकी पेमेंट टाइम के हिसाब से करूंगा। आज क्या मानो? क्या आज मान लो डिस्काउंट है? नहीं, आज नहीं मानो, क्योंकि जब तक आप पेमेंट ही नहीं कर रहे आप कैसे मान सकते हो आपका वो डिस्काउंट है? यानी कि आप सिर्फ आज ट्रेड डिस्काउंट मानो, कैश डिस्काउंट मानो ही मत। और कैश डिस्काउंट क्यों नहीं मान रहे हो? समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई जब पेमेंट ही नहीं करी तो कैसे माने? पेमेंट अगर आज कर देंगे तो आज हिसाब से चल, ठीक है ना। तो गुड्स खरीदे 2 लाख रुपए के, 2 लाख के गुड्स है, और 10% इस पे ट्रेड डिस्काउंट है जो हो जाएगा 20,000, यानी कि 1,80,000 रुपए की कहानी है। 1,80,000 रुपए की, और कुछ कहानी नहीं है। तो अब आप खरीदोगे, एंट्री लिख दोगे, ठीक है। सिंपल परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रभात इलेक्ट्रिकल। अकाउंट भी नहीं लिखेंगे, बस नाम लिख देंगे प्रभात इलेक्ट्रिकल, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रभात इलेक्ट्रिकल कंपनी। तो प्रभात इलेक्ट्रिकल कंपनी अकाउंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1,80,000 और 1,80,000 यहां लिख देना। गुड्स परचेज फ्रॉम प्रभात, है ना, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। इसके बाद हम आ जाते हैं 2 अप्रैल को एक और एंट्री हमने कर दी। कहता है इशू चेक एज एडवांस फॉर गुड्स।
इशू कर दिया चेक। अब मैं इशू का मतलब आपको प्रीवियस क्लास में समझा चुका हूँ। जब आप चेक इशू कर रहे हो आपके यहाँ से पैसा जा रहा है, लेकिन पैसा इशू किस चीज के लिए जा रहा है? कह रहा है हमने गुड्स एडवांस में खरीदे। एडवांस मतलब गुड्स हम खरीद रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि आप जब पेमेंट करोगे तो जायज बात है गुड्स खरीदोगे, तो गुड्स के लिए हम एडवांस इशू कर रहे हैं। इसका मतलब गुड्स खरीदने अभी खरीदे भी नहीं है, गुड्स आए नहीं, लेकिन एडवांस में पैसा तो चला गया। पैसा गया बैंक अकाउंट क्रेडिट, लेकिन हो सकता है वो एडवांस जिस बंदे को इशू करें उसको डेबिट कर दो कि भैया तुमसे ये पैसा मैं एडवांस दे दिया है, कल को तुम मेरा काम नहीं करके दोगे, मेरे सामान वापस नहीं दोगे, तो मैं तुमसे कल को ये ले सकता हूं। तो डेबिट में मेरी असेट्स कर डेबिट होनी चाहिए। वो बंदा जिस बंदे से बंदे का कुछ नाम ही नहीं दिया, तो मेरा जो जिस चीज से हुआ है चेक इशू करा है वो किसके लिए करा है? एडवांस फॉर गुड्स, वही लिख दूंगा डेबिट में। कि जो हम एडवांस दे रहे हैं वो किसके लिए दे रहे हैं? गुड्स खरीदने के लिए, तो हम इसको एडवांस परचेज लिख देते हैं। एडवांस परचेज अकाउंट है। ये ध्यान रखना, अगर आप ये सोच रहे हो ये परचेज अकाउंट है, नहीं, ये अलग अकाउंट है एडवांस परचेज नाम का, ठीक है ना। एडवांस परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और एडवांस परचेज आपने कितने का खरीदा है? 1 लाख। इसका मतलब पता है क्या होगा? जब कल को एक्चुअल में 1 लाख रुपए का सामान आ रहा होगा ना, एक्चुअल में 1 लाख रुपए का सामान वापस आ रहा होगा, तब आप तब पैसा नहीं दोगे, क्योंकि पैसा तो आप ऑलरेडी दे चुके होगे। तब आप इसी एडवांस परचेज को क्रेडिट कर दोगे और डेबिट में परचेज अकाउंट लिख दोगे। क्या ये बात समझ आ रही है? समझो, ये अकाउंट आज आपने क्रिएट करा है। ये जो अकाउंट क्रिएट होते हैं ये खत्म होने के लिए क्रिएट होते हैं। अभी ये डेबिट में क्रिएट हुआ है, या चेक इन हैंड डेबिट में क्रिएट होता है, फिर खत्म क्रेडिट में होता है। तो ये भी कल को खत्म होगा जब हम गुड्स खरीदेंगे। अभी हम किसी को एडवांस पे कर रहे हैं, क्या एडवांस जिंदगी भर के लिए रहेगा क्या? नहीं, ये एडवांस के बदले कल को हमें गुड्स मिलेगा। तो जब वो एडवांस के बदले में गुड्स दे रहा होगा तो हम बोलेंगे भाई ये तो आया हमारे पास, गुड्स दे गया, एक ही एंट्री हुई कि बस गुड्स आ गया, क्योंकि हम कुछ देंगे ही नहीं तब उसे। तब क्या मानू, क्या देंगे? बोलेंगे कि जो हमने ऑलरेडी एडवांस दे रखा था उसका आज खाता पिता खत्म कर दो। क्यों? इसको आपने आज डेबिट बना के कर रखा है। क्यों? आपने दिखा रखा है कि ये ऐसी पर्ची है मेरे पास एडवांस परचेज की, कल को ये बंदे ने पैसा नहीं दिया, ये गुड्स सामान मुझे नहीं दिया, 1 लाख रुपए पर्ची दिखाऊंगा और वापस 1 लाख रुपए ले लूंगा। समझ रहे हो? वो चीज है। क्लियर है? चलें आगे, कोई दिक्कत? इसमें बस इतना लिख देना, इशू चेक फॉर एडवांस गुड्स। कोई दिक्कत तो नहीं? 3 अप्रैल कहता है हमने गुड्स खरीदे 2 लाख रुपए के, गुड्स खरीदे फिर से 2 लाख रुपए के, गुड्स से गुड्स खरीदे जाने जब से, आ जाओ एक और बार फिर गुड्स खरीद ले। 2 लाख रुपए के गुड्स खरीदे, 25% ट्रेड डिस्काउंट दिया, 1/4 निकालो 2 लाख का 50,000, ठीक है। और आपसे कहता है कि उसके बाद हमने क्या करा, ट्रेड डिस्काउंट लिया और इमीडिएटली दे दिया पैसा, तो 2% डिस्काउंट मिल गया। तो 1.5 लाख रुपए इमीडिएटली पूरा पे कर रहे हैं, तो 1.5 लाख पे 2% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 1% 1.5 लाख का कितना होगा? 1500। 2 डिजिट हटा दोगे 1500, और 2% कितना होगा? 3000। 1500 का डबल, यानी कि 1,47,000 रुपए तो हम पे करेंगे, लेकिन खाता कितने का कटेगा? 1.5 लाख का। डिस्काउंट कितने का मिलेगा? 3000 का। अब एंट्री समझो कितनी अप्रैल की? ये एंट्री हमारी 3 अप्रैल के। ध्यान समझो, आप लिखोगे गुड्स परचेज की एंट्री है, तो सबसे पहले आप लिख दोगे परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का परचेज कर रहे हो मेरे भाई? 1.5 लाख रुपए का परचेज कर रहे हो, लेकिन पैसा कितना जा रहा है? 2 कैश अकाउंट जा रहा है मेरे ख्याल से। तो कहता है पेमेंट हमने बैंक ड्राफ्ट से करी थी और 200 रुपए बैंक ने भी चार्ज करे। मतलब जब हमने गुड्स पेमेंट करी, अब देखो समझना बेटा, अब ये चीज अच्छी हो गई। आओ मेरी बात ध्यान समझो, इधर केस समझो, इधर समझो। इधर 1.5 लाख रुपए गुड्स डेबिट हो जाएंगे, परचेज। पहले इसकी एंट्री करा दो पूरी, बैंक को छोड़ दो पहले। बैंक ने जो चार्ज करा है ना, बैंक के अलग से करेंगे, बैंक को छोड़ दो अभी। बैंक ने जो 200 रुपए हमें चार्ज करे हैं, बैंक ने कितने रुपए चार्ज करे हमसे? 200 रुपए। बैंक ने बोला अच्छा आपको पेमेंट करनी है, हमने कहा जी पेमेंट करनी है। कितने की करनी है? कितने की करनी है पेमेंट? 1,47,000, 1.5 लाख की नहीं, 1,50,000 की नहीं, हमने कहा जी 1,47,000 की करनी है। बोला ठीक है 200 रुपए चार्ज लगेगा, लाओ दे दो, हम अभी हाथों हाथ पेमेंट कर। हमने कहा ठीक है, पहले पेमेंट कर लूँ, पहले इस पेमेंट की एंट्री कर लूँ, 200 रुपए बैंक को बाद में चुका दूंगा आराम से अगली एंट्री में। तो आप सबसे पहले लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, 2 पैसा चला गया बैंक से, परचेज हुई 1.5 लाख की, बैंक से जो पैसा गया वो 1,47,000 गया,
यानी कि क्रेडिट में 3000 और आएगा क्योंकि डेबिट 1.5 लाख हो रखा है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड लिख दूंगा 3000, ये एंट्री हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा एक चीज और हुई है, मेरे 200 रुपए का चूना लगा। क्या लगा? बैंक ने पैसा चार्ज करा। अब बैंक ने जब पैसा चार्ज करा तो मेरा नुकसान कहाँ से गया होगा? बैंक से ही गया होगा, बैंक से ही गया होगा। बैंक जब पैसा चार्ज करेगा कहाँ से करेगा? मेरे बैंक अकाउंट अपने आप माइनस कर देगा। कितने रुपए माइनस कर देगा? 200। मेरा बैंक क्रेडिट हो जाएगा 200। बैंक क्रेडिट हो गया मेरा, बैंक अकाउंट हो गया मेरा 200 रुपए। लेकिन जो बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है वो क्यों हुआ है? वो बैंक ने चार्ज करा है, नुकसान हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, तो डेबिट में आ जाएगा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 200 रुपए। क्या ये बात समझ आ रही है मेरी? ये वाली एंट्री। अब इन्हीं दोनों को एक साथ कंबाइन कर दो, इन्हीं दोनों को। देखो डेबिट डेबिट जो हुआ उसे डेबिट डेबिट करो, परचेज अकाउंट डेबिट, फिर आप लिखोगे बैंक। अच्छा मैं इन्हें कंबाइन क्यों कर रहा हूं, इसका भी लॉजिक बताता हूं। परचेज डेबिट हुआ है, बैंक चार्जेस डेबिट हुआ, दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, दोनों का रिश्ता है। तो क्यों ना अलग अलग ना करके एक ही साथ कर दो, है ना? तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना? 200। इसके बाद बैंक अकाउंट गया, क्रेडिट हुआ बैंक अकाउंट कितना, देखना ध्यान से, टू बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट यहां क्रेडिट हुआ है 1,47,000, यहां क्रेडिट हुआ है 200, तो बैंक क्रेडिट होगा 1,47,200। और अलग से एक और एंट्री हुई डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कितना रुपया? 3000। अब देखो जितना डेबिट हुआ क्या उतना क्रेडिट हुआ, ये एंट्री हुई। क्या ये एंट्री समझ में आई? वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों को कंबाइन करा। और अगर आपको कंफ्यूजन हो कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग कर देना, एक बार ये लिख देना फिर एक बार ये। लेकिन आपको समझदार बनना है, और समझदार बनना कैसे है? वो शांत रह के बनना है, एकदम से मत करने लग जाना। ये पहले रफ में इसे करना, फिर रफ में इसे करना। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? सारी एंट्री अभी तक समझ में आई? इधर ध्यान से सुनो। अच्छा प्रभात वाले को ना नोट्स बना के याद रखना कि प्रभात को ना, प्रभात का केस याद रखना। प्रभात से हमने जब गुड्स परचेज करे हैं तो हमने 1,80,000 के खरीदे थे, ट्रेड डिस्काउंट लिया था अगर आपको याद हो। और कितनी तारीख को खरीदे थे बस ये ध्यान रखना, 1 अप्रैल। और ये केस ध्यान रखना कि कितने दिन के बाद पेमेंट का क्या केस है। अच्छा चलो 2 अप्रैल, ये चीज ध्यान रखना कि जितने दिन बाद उसकी जब पेमेंट करोगे तो एक कैश डिस्काउंट का जरूर ध्यान देना, क्योंकि उसने तो हमें ऑफर दे दिया। अभी हमारे ऊपर है हम कितना कैश डिस्काउंट ले पाते हैं। जो 5 अप्रैल की एंट्री है उसमें तो सिंपल है, गुड्स बेच दी कैश में, क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया और बेच दिए टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सिंपल सी एंट्री होगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि उसने सिंपल सी एंट्री दी है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और ये हमारी 5 अप्रैल की एंट्री और 40,000 रुपए के हमने गुड्स बेचे हैं। और इसमें नरेशन लिख देंगे, गुड्स सोल्ड अगेंस्ट कैश। इसके बाद मेरे भाइयों अगली फिर से एक 5 अप्रैल की एंट्री है। अब देखो वो याद है डिस्काउंट वाली बात, कहता है हमने ना प्रभात, देखो बस इतना लिखा हुआ है, कहता है अमाउंट प्रभात को पे कर दी 1,00,000 रुपए। कितनी अमाउंट पे करी यार? हमें तो 1,80,000 देनी थी। अच्छा इससे नहीं फर्क पड़ता, उसने थोड़ा ना बोला था कि आप, उसने ये थोड़ा ना बोला, देखो उसने टर्म्स क्या थी कि अगर पेमेंट रिसीव होती है 10 दिन में तो इतना डिस्काउंट, अगर 20 दिन में देते हो तो उतना डिस्काउंट। हमें नहीं पता ना कितनी पेमेंट रिसीव, हम जितनी कर रहे हैं उतने पे कैश डिस्काउंट तो लेंगे, और 2 दिन के अंदर कर रहे हैं। कहने का मतलब है जितनी पेमेंट हम कर रहे हैं उतनी पेमेंट तो हम रिसीव्ड करेंगे। तो आप अभी कितने दिन के हिसाब से, 2 कंडीशन थी, 10 दिन के हिसाब से और 20 दिन के हिसाब से। 10 दिन के हिसाब से 5%, 20 दिन के हिसाब से। अब आप 2 अप्रैल को खरीद रहे हो, 5 को तो पेमेंट कर रहे हो 1,00,000 रुपए की। 5%। इसका मतलब आप कितना परसेंट दोगे? 5% आप कैश डिस्काउंट लोगे उससे। भाई साहब आपको 1,00,000 रुपए तो दे रहे हैं, इस पे तो कैश डिस्काउंट दो। लेकिन आप ना ऊपर एंट्रियां जरूर देख लेना कि क्या आपके पास कैश है देने के लिए। एक बार चेक कर लो कि है आपके पास अभी देखो कैश भी आया है 40,000, और इससे पहले कोई कैश वैश आया, एक बार चेक कर लो। 75 थे हमारे पास,
उसके बाद हमने कोई कैश तो नहीं करी, और यहाँ पे कितना 40। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखना कि 1 लाख कितना 15,000, इतना तो हमारे पास पड़ा है, तो इतने की तो हम पेमेंट हम कैश में कर सकते हैं। और एक्चुअल में हमें 1 लाख थोड़ा ना पे करना है, उसमें भी 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो 5% कितना कितना हो जाएगा 1 लाख का, बिल्कुल सही 5,000 हो जाएगा, यानी कि 95,000 की पेमेंट कर रहे हैं, तो ये कैश में कर देंगे, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है बैंक या कैश। अगर आप इस एंट्री को बैंक भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला तो आप मेजरली कैश ही कर रहे हो, कैश ही करना, ठीक है। तो बिल्कुल पेमेंट कर देते हैं, आ जाओ। पेड अमाउंट टू प्रभात एंड कंपनी ऑन अकाउंट। तो हमारे यहाँ से पैसा चला गया, सबसे पहले तो कैश अकाउंट क्रेडिट लिख दो, ठीक है। और किसको दिया हमने, प्रभात को दिया, तो प्रभात एंड कंपनी अकाउंट डेबिट कर दो। उसको 1 लाख रुपए का खाता हम कम कर रहे हैं, हमने उधारी बढ़ा रखी थी 1 लाख की, बोल रहे हैं भाई साहब लो आपके 1 लाख रुपए ले लो, आपके 1 लाख रुपए हम अपने अकाउंट से कम कर रहे हैं, लेकिन पैसा हम दे रहे हैं 95,000 रुपए, और ये हम डिस्काउंट ले रहे हैं, तो इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है ना। और यहाँ नरेशन में लिख दो पेड टू प्रभात एंड कंपनी एंड रिसीव्ड 5% कैश डिस्काउंट, या सिर्फ इतना लिख देना पेड टू प्रभात विद 5% कैश डिस्काउंट, और यहाँ लिख दो 5, ठीक है। चले आगे। इसके बाद 7 अप्रैल की एंट्री होती है, कहता है गुड्स बेच दिए मोहन को एक टर्म्स पे कि कैश डिस्काउंट 5% देंगे अगर 7 दिन में पेमेंट कर दी, और 2% पेमेंट मेड बाय 30 अप्रैल तक। यानी कि अब हम यही सेम चीज हम बेचते हुए कर रहे हैं। आज 7 अप्रैल है और अगले 7 दिन तक अगर ये बंदा हमें 7 दिन में डिस्काउंट दे देंगे, कैश डिस्काउंट। अगर 30 अप्रैल तक पेमेंट कर देगा तो 2% कैश डिस्काउंट दे देंगे 30 अप्रैल तक। अब इसका ना इसी के तुरंत आगे पढ़ लो कि पेमेंट आ कब रही है, क्योंकि जायज बात है कहीं ना कहीं तो आ रही होगी। देख लो कहीं अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहित आफ्टर कैश डिस्काउंट, देखो देखो देखो, है ना। 11 अप्रैल को ही पैसा आ गया, 11 अप्रैल के बाद कहीं और है मोहित नहीं, यानी कि आज 7 अप्रैल, 4 दिन इसी के अंदर पेमेंट आ रही है, 5% डिस्काउंट उससे। अभी तो हम मिल जाएगा नहीं, उसे देना पड़ेगा। अभी तो हम पहले उससे गुड्स बेचते हैं और अभी हमने पेमेंट ली नहीं है, तो उधार में कहेंगे। तो हमारे यहाँ से माल चला गया और अभी हम मोहित को डेबिट ही करेंगे, तो हम मोहित सिर्फ डेबिट कर देंगे टू सेल्स, और कोई कैश डिस्काउंट सॉरी ट्रेड डिस्काउंट की कोई बात नहीं कर रखी है। और कितने रुपए का है ये गुड्स, 50,000 रुपए का, 50,000। और यहाँ नरेशन में लिख देंगे गुड्स सोल्ड टू मोहित, ऑन क्रेडिट लिख सकते हो आप चाहो तो। इसके बाद बेटा अगली ही 11 अप्रैल की एंट्री आ गई है, और 11 अप्रैल को कहता है गुड्स बेच दिए करण को 10% ट्रेड डिस्काउंट में, बस। और इसके बाद वो तो आगे की एंट्री अमाउंट उसी दिन आ गई। पहले इसको गुड्स बेच दो करण को। अब करण की कहानी बेटा इसलिए ना ये वर्किंग नोट जरूर बनाते चलना जर्नल के अगल, क्योंकि फिर चीजें क्लियर होगी। तो अगर हम बात करें करण की, तो करण को हम गुड्स कितने के बेच रहे हैं, 25,000 पे, है ना, 25,000 पे। और इस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 2,500 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा, 22,500 रुपए का गुड्स हम उसको बेच रहे हैं। तो ये भी एंट्री सेम होगी, करंट अकाउंट डेबिट, है ना, यानी कि करंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 22,500। बस नरेशन में थोड़ी चीजें चेंज हो जाएगी कि जो हम गुड्स बेच रहे हैं वहां लिख देंगे गुड्स सोल्ड टू करण अलाउड हिम ट्रेड डिस्काउंट 10%। हो सकता है ऊपर मैंने कहीं बेचते हुए ऐसा ना कहते, हालांकि बेचना है अभी हमने शुरू करा है, इस पहले तो सारा खरीद रहे थे। अब इसी के साथ साथ एक और एंट्री है, मोहित से पैसा आ गया। अब देखो आपको कहीं बोला नहीं ना कि मोहित से कितना पैसा आया कितना नहीं, तो हम तो पूरा मानेंगे। जब कुछ नहीं बोला, जब बोलेगा जितना आया तो उतना लिख देंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ बोला नहीं तो पूरा आया, यानी कि पूरे को पूरा 50,000 रुपये पैसा दे रहा है। और जब वो पूरा 50,000 रुपये पैसा देगा
तो उस पर 5% डिस्काउंट देंगे, क्योंकि 7 दिन के अंदर दे रहा है। 7 अप्रैल को खरीदा था, 11 अप्रैल को पेमेंट हो रही है। 5% कितना होगा? 2500। 50,000 के गुड्स है, 50,000 का 2500 रुपये अगर हम घटा देंगे तो वो बंदा आज हमें 47,500 रुपये पेमेंट करेगा। अब पैसा आ रहा है, कुछ नहीं बोला कैश डिस्काउंट के बाद पैसा आ रहा है, तो कैश में ही आ रहा होगा पैसा। तो 11 अप्रैल को फिर से एंट्री डालो और लिख दो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया। किससे आया? बेच कर आया क्या माल? नहीं, मोहित से आया, क्यों? मोहित को पहले माल बेच दिया था। कैश अकाउंट डेबिट टू मोहित। अच्छा, कैश कितना आया? 47,500। लेकिन जो मोहित का अकाउंट आप क्रेडिट करोगे वो कितने से करोगे? वो 50,000 से क्रेडिट करोगे, और डेबिट में 2,500 कम है। इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,500। कोई दिक्कत है एंट्री में? नरेशन क्या लिखोगे? नरेशन लिखोगे रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम मोहित एंड अलाउड हिम 5% कैश डिस्काउंट। कोई दिक्कत? इसके बाद एक और एंट्री कर लेते हैं 13 अप्रैल की। अब देखो करण को भी बेचा था ना, अब 13 अप्रैल। अब करण को तो हमने कोई सेटलमेंट करी नहीं है, यहाँ आगे जाके कर ले तो वो अलग बात है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? कहता है चेक आ रहा है करण से पूरे सेटलमेंट में बस 21,500। 21,500 फुल सेटलमेंट में। अच्छा, करण से लेने कितने थे? ऊपर ही लिखा 22,500, और 21,500 आ रहा है, यानी कि 1,000 उसको भी हमने डिस्काउंट दे दिया। और इसको किस में लिया है? बैंक में लिया है। और एक चीज देखो बेटा, ये चेक में पैसा आ रहा है, और आगे जाके इसकी 2 दिन बाद पता है एंट्री क्या लिख रहा है? कि जो करण का चेक है उसे बैंक में जमा कराना है। यानी कि ये जो चेक आ रहा है ये बैंक नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसे चेक इन है। इसलिए जब भी पढ़ो ना तो नीचे 2-3 एंट्री आप पढ़ लेना जब भी चेक रिसीव्ड हो, कि कहीं चेक इन हैंड वाली एंट्री ना कर रखी हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं यार, इसको ना आगे करेंगे, पहले इसको ही कर लो आप, क्योंकि वो फिर सारी रिलेट होंगी आगे जाके। 13 अप्रैल को मेरे भाइयों ध्यान से सुनना, कहता है चेक रिसीव हुआ करण से फुल सेटलमेंट में 21,500। तो मैंने आपको समझा दिया था 1,000 रुपये का डिस्काउंट है। यहाँ पे लिख देते हैं 13 अप्रैल सबसे पहले। और 13 अप्रैल को हो क्या रहा है? आप चेक रिसीव कर रहे हो, और चेक रिसीव कर रहे हो जिसमें 1,000 रुपये का आप उसे डिस्काउंट दे रहे हो। तो आप पैसा आ रहा है, चेक रिसीव कर रहे हो। अब हमने यही पढ़ा था कि आगे जाके वो चेक हम जमा करा रहे हैं। जो इसी की अगली एंट्री है कि जो चेक हुआ था करण से वो हम आज जमा करा रहे हैं, यानी कि आज वो चेक आप चेक इन हैंड लिख दोगे। हाँ, कि चेक इन हैंड आ गया, मतलब चेक हमारे हाथों में आ गया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। ठीक है ना? कितना रुपए आया चेक? 21,500 का। बिल्कुल सही, टू करण। अगर हम करण एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू करण, हम लिख देंगे 22,500, तो हमारा क्रेडिट ज्यादा हो जाएगा। तो हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट लिख देंगे 1,000 रुपये। और हम फिर ये कह देंगे कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम करण। ठीक है ना? है ना? और फिर लिख देना लेस 1,000 रुपये, 1,000 रुपये कम आया, मतलब ऐसा लिख देना। ठीक है, एक और एंट्री रह गई 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को एक और एंट्री, आप ध्यान से सुनो मेरी बात। वो प्रभात वाले का देखो यहीं पे लिखा हुआ है, अभी भी खाता पीता। प्रभात वाले को हमने 1,80,000 रुपये देने थे। 1,80,000 में से 1 लाख तो दे दिए थे, फिर 80 रह गए थे। 1,00,000 दिए थे, डिस्काउंट लेके 95 दिए थे, अब 80 रह गया। तो अब आपको पता क्या कह रहा है? कह रहा है प्रभात को बैलेंस अमाउंट पे कर दिया। अब ये हमारे मन में सवाल आ सकता है कि प्रभात को हमने बैलेंस अमाउंट कैश में दिया, 80,000 वाला मामला है, या हमने उसे चेक में दिया, बैंक में दिया। देखो आप एंट्री देख लो, 80,000 रुपये क्या आपके पास देने लायक है? नहीं, कम थे, 15,000 कुछ बचे थे, 15-20,000। इसका मतलब चेक में ही दिया होगा, बैंक में ही दिया होगा। और अभी हमारे पास कुछ बैंक में भी पैसा वैसा आया है अच्छा खासा, तो बैंक को पड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो अब हम प्रभात को प्रॉपरली फाइनल डेबिट कर रहे हैं। प्रभात कंपनी अकाउंट डेबिट टू फाइनल पेमेंट उसकी खत्म कर दो टू बैंक अकाउंट। कितना? 80,000 बचा है, 80,000। एक सेकंड रुक जाओ, 13 अप्रैल है, गुड्स कब खरीदे थे? 2 अप्रैल, और शर्त लगी थी 10 दिन की 5% वाली। इसका मतलब 10 दिन वाली है, 2 अप्रैल है, और आज 13 अप्रैल, यानी कि 20 दिन के हिसाब से वाला सिस्टम लगेगा। अब 2% कैश डिस्काउंट। तो प्रभात एंड कंपनी पहले उसका डेबिट खाता पीता तो पूरा 80,000 कम कर देंगे,
और 80,000 पे 2%, 1% 800 होगा, 2% 1600 हो जाएगा। 004 9 में से 8 गया 1, 78,400 रुपये पैसा जाएगा। यानी कि हमारे जो बैंक से पैसा जाएगा टू बैंक अकाउंट वो जाएगा 78,000, और हमने कुछ डिस्काउंट ले लिया। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना रुपया? 1600। और यहाँ हम एंट्री लिख देंगे, पेड टू प्रभात, रिसीव्ड 2% कैश डिस्काउंट। इसके बाद 14 अप्रैल की एंट्री होती है। अब कहता है जो चेक था वो रिसीव हो गया करण से और उसको बैंक में जमा करा दिया। यानी कि ये जो चेक आया था अब इस चेक को हम बैंक में जमा करा रहे हैं। तो बैंक में अब हमारे पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और ये बैंक में पैसा कैसे आया? ये चेक जमा कराने से आया, तो चेक इन हैंड क्रेडिट हो जाएगा टू चेक इन हैंड अकाउंट। कितना? 21,500, 21,000। जो ये डेबिट होता है इसी को खत्म करते हैं और जो पैसा आना चाहिए वो अब आ जाएगा। और इसकी एंट्री होगी चेक डिपॉजिटेड टू बैंक। ठीक है, यहां लिख देना चेक ऑफ करंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ठीक है, इसके बाद 20 अप्रैल की एंट्री आपको कहता है बैंक ने चार्ज कर दिए बैंक चार्जेस। तो भैया बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज कर दिए तो नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो बैंक चार्जेस डेबिट लिख दो। क्या लिख दो? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। और वो पैसा बैंक से चला जाएगा जब बैंक चार्ज करेगा टू बैंक अकाउंट। ये ऑलरेडी मैं आपको अलग से साइड पर बता रखा है। नरेशन लिख दोगे बीइंग बैंक डिडक्टेड बैंक चार्जेस। ठीक है, इसके बाद 25 अप्रैल पे आ जाओ। 25 अप्रैल को कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा हमने, गुड्स पे इंश्योरेंस कराया था। तो हमारा ये एक तरीके से बेटा नुकसान होता है, ध्यान रखना। हम जब भी इंश्योरेंस मतलब किसी चीज पे इंश्योरेंस कराना है ना, जैसे कि सेफ्टी के लिए। जैसे मान लो हमने गुड्स खरीदा, मुझे डर है चोरी ना हो जाए, इस पे नुकसान ना हो जाए, खो ना जाए, जल ना जाए, खराब ना हो जाए, तो मैं उन गुड्स पे इंश्योरेंस करा रहा हूँ। तो वो मैं पैसा दे रहा हूँ बैंक को नहीं कंपनी को। लेकिन पैसा जनरली LIC या कोई सा भी इंश्योरेंस हो उस केस में बैंक से जाता है, ध्यान रखना। जैसा मान लो बैंक से पैसा जा रहा है टू बैंक अकाउंट, और यहाँ लिख देना इंश्योरेंस प्रीमियम चार्जेस अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस प्रीमियम चार्जेस अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस प्रीमियम चार्जेस हमारे 2,500 रुपए के, और वो कहाँ से गए हैं? बैंक से। यहाँ नरेशन में क्या लिखोगे? बोल देना कि इंश्योरेंस प्रीमियम चार्जेस पेड। ठीक है ना, कितना रुपए? 2,500 रुपए। इसके बाद लास्ट 30 अप्रैल की सैलरी पे कर दी स्टाफ को चेक से, तो पैसा चला गया बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। और किस नाम से गया? सैलरी के नाम। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया? 20,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हमारी कुछ एंट्री है और ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा ना वो होगा कि गुड्स हमारे चोरी हो जाए, आग लग जाए, या दान में अगर हम गुड्स दे दें तो